आप मुझसे अभी तक नाराज हैं माज। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े माज के अकब में मुजस्सम पशेमानी और शर्मिंदगी का अकस कशफ का नजर आया तो चेहरे पर छाई बरहमी के बावजूद माज ने रुख उसकी जानब मोड़ लिया। सुबह के 8 बज रहे थे। वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, वो भी बिना नाश्ते के। ये बात कशफ के एहसास निदामत को इस कदर बढ़ा गई कि वो सब काम छोड़ छाड़ कर कमरे में आई जहां माज उसकी किसी किस्म की मदद के बगैर तैयार हो रहा था। तो लबों पे आया सवाल ना रोक पाई। कुछ देर के लिए मेरी जगह पर आकर वो सब कुछ देखो, सुनो और महसूस करो, तो शायद तुम्हें अंदाज़ा हो कि मेरी नाराज़गी इस हद तक बनती है या नहीं। सवाल के जवाब में उल्टा सवाल ही इस बात का गुमास था कि माज अभी तक नाराज़ है। आज इसकी नाराज़गी को दूसरा दिन होने लगा तो कशफ के लिए उसकी चुप की मार सहना दुश्वार हो गया। उसकी नाराज़गी हक बजानब थी। वो किसी गलत बात पे खामखा का मुंह फुलाकर नहीं बैठ गया था। मुझे एहसास है माज, वो शायद मज़ीद कुछ कहना चाहती थी, मगर हलक में फंसे आंसू के गोले लफ्ज़ों के आगे रुकावट बन गए। ससुराल और मेके में बहुत फ़र्क है कशफ। उसके आंसू, मतोरम आंखें और झुका हुआ सर, सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए माज ने अपना कोट, बैग और गाड़ी की चाबी पकड़ी और एक खफगी भरी निगाह डालते हुए बाहर निकलने ही लगा था कि रुक गया। अगर तुम ज़हनी तौर पर अभी भी मेके में ही हो, तो फिर मेरे ख्याल में तुम्हें अभी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। कहने वाला अपना गमो गुस्सा, बड़ास और दिल का गुबार निकाल कर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया और पीछे तन्हा रह गई आंसू बहाती शर्मिंदगी की तस्वीर बनी कशफ। माज का लफ्ज़ लफ्ज़ उसे निदामत के समंदर में गिरा गया, जहाँ गोते खाती कशफ थी और गौर करने के लिए बहुत सी कोताहियाँ। कशफ, ये तुमने कमरे का क्या हाल बना रखा है। घर की अकलौती और अब्बू जी की लाडली कशफ को लाड प्यार ने कसलमंद, आराम तलब और अगर लफ्ज़ कामचोर इस्तेमाल किया जाए तो गलत ना होगा, अपने अकलौतेपन का फ़ायदा उठाते हुए वो अब्बू जी की पुश्त पनाही पे इंतहाई लापरवाह भी हो गई थी। जहाँ ज़रा सा अम्मी डांट डपट करती, वो फ़ौरन ही बाप के पीछे छुप जाया करती। उसकी तबीयत की बेतरतीबी और बिखराव का अंदाज़ा उसके कमरे को देखकर लगाया जा सकता था, जो कमरा कम और सर्कस ज़्यादा लगा करता था। कोई चीज़ कहीं बिखरी पड़ी तो कोई कहीं। कुछ किताबें रैक में उल्टी पलटी, कुछ राइटिंग टेबल पर बिखरी और कुछ का बेड पे ढेर। साइंस सब्जेक्ट क्या कशफ ने रख लिए थे कि दुनिया में जैसे कोई जलजला आ गया था। गलती की मैंने तुम्हें साइंस सब्जेक्ट रखवा कर कशफ। अम्मी उसका फैलावा समेटती जाती और साथ बुड़बड़ाती भी जाती। तुम्हें तो होम इकनॉमिक्स रखवाती ताकि कोई सलीका और सुगड़पन तो आता। कश्यप को एमबीबीएस डॉक्टर बनना था और इसी जनून ने उसे गर्दोपेश तो क्या खुद से भी लापरवाह कर दिया था। कई दिन बालों में बुर्श किए बिना गुजर जाते, दो दो दिन एक ही जोड़ा पहने गुजर जाते। नहाने तक पे अम्मी की पुकारें गूंजती तो शाही सवारी स्नान के लिए गुसल खाने का रुख करती। अम्मी, पानी तक तो गर्म नहीं है। एक हाथ में तौलिया और दूसरे हाथ में कपड़े पकड़े थे, जो निकाल कर भी अम्मी ने दिए थे और प्रेस करके भी। गीज़र ख़राब होने की वजह से गर्म पानी की मुश्किलात के बायस अम्मी देगची में पानी गर्म करके दिया करती थीं। अफरादे खाना जो कि कुल 5 थे, सभी को अम्मी पानी गर्म करके देती। तुम अपने नहाने के लिए पानी तक गर्म नहीं कर सकती कशफ। शौहर और 2 अदद बेटों के अलावा वो अपने लिए भी खुद पानी गर्म किया करती। तो लड़की होने के नाते उन्होंने कशफ को कह दिया कि तुम तो कम अज़ कम अपना काम खुद कर लिया करो, क्योंकि बाकी घर के काम तो कशफ ने खुद पर हराम कर रखे थे। अम्मी, टाइम वेस्ट होता है मेरा। वो मैट्रिक की स्टूडेंट थी जिसकी रूटीन साइंस सब्जेक्ट ने काफ़ी टफ बना दी थी। स्कूल से घर आकर खाना खाती, घंटा भर आराम करती और फिर एकेडमी के लिए रवाना होती। वापसी रात को 8-9 बजे होती और फिर रात का खाना खाकर रात गए तक पढ़ना। एक देगची गर्म करनी है कशफ, हद होती है काम चोरी की। घर के दीगर कामों में गिन चिक्कर बनी अम्मी खुद ही पानी गर्म होने के लिए रख देती, क्योंकि वो जानती थीं कि पानी गर्म ना होता तो वो नहाए बिना ही 2-3 दिन और निकाल देगी। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न से पास होने के बाद उसने आगे भी इंतखाब एफएससी का किया। उसके डॉक्टर बनने की ख्वाहिश पर किसी को एतराज़ ना था, सब खुश थे। हाँ, बस अम्मी इस सोच के पेश नज़र कि भले डॉक्टर बनना है, मगर है तो लड़की ज़ात, जिसने कल को ब्याह कर दूसरे घर भी जाना है। उसे माँ होने के नाते समझाती बुझाती रहती थीं कि लड़कियां चाहे किसी भी शोबे का इंतखाब करें, उनमें तरीका सलीका तो होना चाहिए।
फोहिड़ होना तो लड़की ज़ात के लिए किसी तौर पर मुनासिब नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लेगी। अम्मी, ये बड़े भाइयों का लाड था अपनी इकलौती बहन के लिए, जो इसे मज़ीद बिगाड़ने और लापरवाह बनाने के लिए काफ़ी था। अल्लाह करे सीख जाए। अम्मी ये कहते बहुत मायूसी का शिकार नज़र आती थीं। मुझे तो कहीं से भी आसार नज़र नहीं आ रहे कि ये लड़की कुछ भी सीखे। और ये सच था कि वक़्त गुजरने के साथ कशफ मज़ीद लापरवाह और आराम पसंद और कामचोर हो रही थी। सीखने सिखाने की तरफ भूल कर भी नहीं आ रही थी, और शायद वो कुछ सीखना भी नहीं चाहती थी। और वजह ये थी कि उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके और ही और मुशागिल इतने थे कि उसकी तवज्जो इस तरफ आने ही ना देते थे। सारा दिन किताबी कीड़ा बनकर किताबों में घुसे रहना, और बीच में अगर कुछ फरागत होती तो लैपटॉप, मोबाइल और टीवी पे कोई फेवरेट ड्रामा या फिर मूवी लगाकर तो बैठ सकती थी, मगर अम्मी के साथ ना उनका हाथ बटा सकती थी और ना ही कोई काम काज सीख सकती थी। वैसे कहती हो कि पढ़ाई की वजह से मेरे पास घर के काम सीखने का टाइम नहीं है। इन फजूल कामों पर दो दो चार चार घंटे लगा देने से पढ़ाई का हर्ज नहीं होता तुम्हारा। अम्मी भी दिन भर के ढेरों ढेर कामों में खपी थक जाया करती थी। आप तो बस हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहा करें। कश्यप भी आगे से मुंह बिसोरती, किताबें तो फिर से खोलकर बैठ जाती, घर के किसी काम को सीखने की तरफ ना आती। जबकि इसकी अम्मी की ये सोच थी कि अगर एक लड़की ज़ात कम अज़ कम अपनी ज़ात की हद तक कुछ सलीका सुगड़ापा आ जाए, अपना कमरा ठीक कर लिया करे, कॉलेज का यूनिफॉर्म रात को प्रेस करके रख लिया करे, अपने जूते साफ करके रख लिया करे, और अपनी किताबें रात को ही समेट कर बैग में रख लिया करे, इनके कहे बगैर नहा धोकर कम अज़ कम अपने बालों में तेल लगाकर अच्छे से चोटी तो बांध लिया करे, इसके ये काम भी सब अब अम्मी ही किया करती थीं। नौबत डांट डपट तक आती, और कभी ज़्यादा सख्ती से डांट देती तो कश्यप समझने के बजाय, अपने तौर तरीकों को दुरुस्त करने के बजाय उल्टा रोना धोना शुरू कर देती। अम्मी, मुझे तो लगता है कि आप मेरी माँ नहीं हैं, आप मेरी सास हैं। उसे माँ की थोड़ी बहुत सख्ती भी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। रोते हुए वो ना सिर्फ शिकवे शिकायतें करती, बल्कि पूरा दिन भूख हड़ताल भी करते जाती। ये तो जब तुम जाओगी ना ससुराल में, तब पता चलेगा माँ और सास का फ़र्क। अम्मी इसके ढेर शिकवों का जवाब ये देती थीं। उनको ससुराल में खुद बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज सास से वास्ता पड़ा था। जब तक उनकी सास हयात रहीं, एक टांग पे बहू को खड़ा रखा। बस इन्हीं अंदेशों में घरा माँ का दिल बेटी को सलीकामंद और जिम्मेदार बनाने के लिए हर लम्हा फिक्रमंद रहता था। अगला घर कैसा हो, किस मिजाज के लोग हों, नसीब में क्या लिखा हो, बस ये सोचें अम्मी को कश्यप की तरफ से परेशान ही रखा करती थीं। जबकि कश्यप ने तो कसम खा रखी थी कि ना ही लापरवाही छोड़नी है और ना ही जिम्मेदार बनना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। कश्यप की नानी बीमार हो गई थी, वो मुल्तान में रहती थीं। माँ की बीमारी की खबर सुनने की देर थी कि कश्यप की अम्मी ने रख्ते सफ़र बांधा और मुल्तान के लिए रवाना हो गई। लेकिन जाने से पहले कश्यप को कुछ हदायत भी दे गई थीं। वो अलग बात है कि कोई भी बात उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। अम्मी क्या कह रही थीं, क्या बता रही थीं, कौन सी चीज़ कहाँ किस जगह रखी है, वो भला गौर से सुन ही कब रही थी। जैम, अंडे, मक्खन फ्रिज में रख दिए हैं। अपना सामान पैक करती वो कश्यप को समझा रही थी कि उनके पीछे क्या करना है और किस तरह अपने और दीगर अफरादे खाना, जिनमें अब्बू और बाई शामिल थे, उनका ख्याल रखना है। दोपहर के खाने के लिए फ्रिज में नगर्स, क्रॉक्स वगैरह मतलब के ऐसे फूड आइटम रखे थे कि कश्यप जैसी फौहड़ लड़की भी उन्हें फ्राई करके अपने पेट पूजा तो कर ही सकती थी, और अब्बू और बाइयों को भी कुछ बनाकर दे सकती थी। लेकिन ये शायद अम्मी की खुशफहमी या फिर गलत फहमी थी कि इनकी गैर मौजूदगी में कश्यप ये ड्यूटी जिम्मेदाराना अंदाज में अंजाम देगी। जिम्मेदार तो वो थी ही नहीं, जिम्मेदारी से कोई काम भला कहाँ करना आता था। अम्मी ये तक बता कर गई थी कि ये सब आइटम फ्रिज में किस तरफ और किस हिस्से में रखे हैं। जाहिर है बताना तो था ही, जिस लड़की ने फ्रिज को कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और ठंडे पानी की बोतलों के अलावा कभी किसी और चीज़ के लिए खोल कर देखने की जहमत ही ना की हो, उसे क्या मालूम होना था कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, सब्जी कहाँ रखी है, गोश्त कहाँ पड़ा है। वो तो बस फ्रिज अंधू की तरह खोलती, ज़रूरत की चीज़ निकालती, जो सामने ही रखी मिल जाती, बस फ्रिज से उसका इतना ही वास्ता बहुत था। और अगर कोई चीज़ ना मिलती तो पूरे घर में अम्मी अम्मी की पुकारें मच जाती।
अम्मी सेब कहाँ रखे हैं? अम्मी मेरा सैंडविच नहीं मिल रहा। अम्मी मेरी चॉकलेट्स कहाँ छुपा कर रख देती हैं आप? और इनकी इन पुकारों पे दीगर कामों में फंसी अम्मी झंझला उठती। हद है कश्यप, सब कुछ सामने रखा है और शोर ऐसे मचा रही हो कि जैसे फ्रिज खाली है। दुनिया जहान की सुस्त लापरवाह और कामचोर लड़की को आदत जो पड़ी थी हर काम अम्मी से करवाने की, कभी आंखों और हाथों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही कहाँ महसूस की थी। कोई लड़का इस तरह की हरकतें करे तो समझ में आता है कि उसका गद्दारी से क्या ताल्लुक। तुम लड़की हो और ये सब तौर तरीके। कश्यप अम्मी को देखकर मुतमिन होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती कि लो जी आ गया उसका शेफ, सब कुछ फ्रिज से निकाल भी देगा और नाश्ता भी बनाकर राजकुमारी के सामने पेश कर देगा। और रात के खाने के लिए अम्मी अम्मी ने नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए तो सब रहनुमाई कर दी थी, बस अब रह गया था रात का खाना। कश्यप का सारा ध्यान इस बात की तरफ था कि रात के लिए भी कुछ रेडी फूड की मालूमात मिल जाएं, ताकि रात के खाने की भी फिक्र ना रहे। उसके सवाल पर अम्मी ने उसे घूर कर देखा। उनके घूरने की कश्यप ने पहले कब परवाह की थी जो अब करती। शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाकर रख दी हैं, बस तलने की मेहरबानी कर लेना। ये सब हदायत देकर वो मुल्तान के लिए रवाना तो हो गई, मगर दिल किसी तौर मुतमिन ना था कि कश्यप कुछ भी ढंग से करेगी, और कश्यप उनकी उम्मीद पे 100% पूरी उतरी थी। मुल्तान में अम्मी का क़याम 2 रोज़ा था और इस 2 रोज़ा क़याम में कश्यप ने अम्मी को कोई 300 कॉल्स की होंगी। अम्मी आयल कहाँ रखा है? पहली कॉल उस वक़्त की जब वो सफ़र में थी, अलमारी के सबसे ऊपर वाली कैबिनेट में। अम्मी फ्राई पैन कहाँ रख दिया है आपने? और फिर इस तरह में सिर्फ नाश्ते के वक़्त में ही 20 के करीब कॉल्स अम्मी को की थी। अल्लाह अल्लाह करके अब्बू और भाइयों को नाश्ता बना कर दिया और ख़ुद तो बस चाय का कप जहर मार किया। जाहिर है राजकुमारी को आदत जो थी डाइनिंग टेबल पर बैठकर शान से नाश्ता करने की। बागम बाग सबको नाश्ता देकर कॉलेज के लिए तैयार होने लगी तो इंकशाफ हुआ कि रात को यूनिफॉर्म तो इस्त्री किया ही नहीं, और ऊपर से एकदम से लाइट भी दगा दे गई थी। कोई हाल नहीं तुम्हारा कश्यप? इस मुश्किल के लिए भी अम्मी को फ़ोन खड़काया जो हमेशा कहा करती थी कि रात को ही कॉलेज के लिए सब तैयारी कर लिया करो, और कश्यप एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। और आज वही हुआ। लाइट चली गई और यूनिफॉर्म भी इस्त्री नहीं था। तो अब कॉलेज से छुट्टी कर लो। नहीं कर सकती, फिज़िक्स का प्रैक्टिकल है आज। और फिर अम्मी ने ही फ़ोन पे इसका हल बताया कि सामने वाली आंटी जिनकी बिजली की लाइन अलग थी, मतलब जब उनके यहाँ बिजली गई होती तो इनके यहाँ आ रही होती थी, तो वहाँ जाकर यूनिफॉर्म इस्त्री किया। और इस दौरान वैन वाले ने कोई 50 हारन दे डाले। ऊपर ऊपर से बालों में ब्रश फेरा, घोंसला बने बालों को बैंड से बांधा और घोंसला स्कार्फ में छुपाया, बैग कंधे पे लटकाया और नंगे पैरों में जूते पहनकर जराबें हाथ में पकड़ी। इरादा यही था कि जराबें वैन में पहन लेगी, मगर वैन में बैठकर इंकशाफ हुआ कि एक जराब ब्लू और एक ब्लैक कलर की थी। और फिर पूरे रास्ते वैन की लड़कियों ने खूब मजाक का निशाना बनाया, और कॉलेज में भी इस हरकत पे फ़ाइन हुआ, और यूं सहेलियों की छेड़छाड़ में पहले दिन की सुबह गुजरी थी। दोपहर को भाई तो ऑफिस में थे, बस अपना और अब्बू का खाना तैयार करना पड़ा, तो किचन में बस तूफान ही आ गया। अम्मी क्रॉक्स नहीं मिल रहे। बताया तो था कि फ्रीज़र में रखे हैं। अम्मी फ्रीज़र की साइड बताएं, राइट साइड या लेफ़्ट साइड? ये भी नई नस्ल की लड़कियों ने फ्रीज़र में चीज़ें तलाश करने का नया तरीका ईजाद कर लिया है कि कौन सी चीज़ें कौन सी समझ पड़ी हैं, दाएं बाएं ऊपर या नीचे। जब काफ़ी तलाश करने के बाद भी ना मिले तो अम्मी को दोबारा फ़ोन खड़का दिया। अम्मी कहाँ रखे हैं क्रॉक्स? नहीं मिल रहे। मेरे सर पर रखे हैं कश्यप। अम्मी भी अच्छी खासी तप गईं। जाहिर है गुस्से में तो आना था। एक इंसान दूसरे शहर में बीमार की इयादत के लिए गया है, वहाँ भी उसे एक पल के लिए चैन नहीं लेने दिया जा रहा। आखिर काफ़ी तगोदोद के बाद उसे मतलूबा चीज़ मिल ही गई, तो इन्हें फ्राई उस भयानक अंदाज में किया कि आधे कच्चे और आधे पक्के। अब्बू ने तो खामोशी से खा लिए, आखिर को उनकी लाडली ने जो बनाए थे, जबकि खुद उसने एक भी लुकमा बामुश्किल हलक से उतारा गया और बाकी टिश्यू में लपेट कर फ्रीज़र में दूर कहीं छुपा दिए। दोपहर के बाद रात के खाने पे अब्बू के साथ दोनों भाई भी थे, जो भूख के मामले में बहुत बेसब्रे थे। 2-2 मिनट बाद उनकी पुकारें किचन तक आ रही थी। गुड़िया अब ले भी आओ शामी कबाब। जबकि गुड़िया साहिबा शामी कबाब तलते हुए जैसे खुद ही कढ़ाई में उतरी हुई थी।
कमीज के दोनों आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी थीं। दुपट्टा उतार कर मेज पर रखा था। बालू को कैचर में जकड़कर जूड़ा बनाया था। इस नूरा कश्ती में तेज आग पे जलता फ्राई पैन। पहले तो वो 2-3 कबाब जलाकर कोयला किए। स्याह रंग के हबशी कबाब देखकर उसे खुद रोना आ गया था। फौरन अम्मी को फ़ोन मिलाया, कबाबों का हशर नशर बताया। आँच आहिस्ता करो, ऑयल थोड़ा सा और डालो। फ्राई पैन को उसके हैंडल से पकड़ो और दूसरे हाथ से पलटे की मदद से आहिस्तगी से उलट पुलट करती रहो। कभी माँ को तलते कबाब देखा हो तो आज ढंग से कबाब तलने आते। सारी हदायत देने के बाद अम्मी की डांट तो लाजमी हुआ करती थी। रात के खाने का मरहला भी बड़ी जान जोखों के बाद पाया तकमील तक पहुंचा और यूं अब्बू और बाइयों को खाना देने के काबिल हुई, जबकि अपनी हालत ये थी कि गर्म तेल के छींटों से जगह जगह बाजुओं और हाथों पे दाग पड़े थे, जिन पर बरनाल लगाने के बाद उसका खाना खाने को भी दिल ना चाहा। अम्मी गईं तो मुल्तान 2 दिन के लिए थीं, मगर बाइयों और वालदा के इसरार पर 2 दिन के लिए मज़ीद रुकना पड़ा, तो कश्यप की हालत तो रो देने वाली हो गई। अम्मी प्लीज़ वापिस आ जाएं। रोज़ जले हुए कबाब, नगट्स, क्रोक्स और उल्टा सीधा नाश्ता करके वो निडाल और बेजार हुई थी। अब तो साफ महसूस होने लगा था कि उसकी भयानक कुकिंग ने अब्बू और बाइयों के मैदे भी ख़राब कर दिए थे। 2 दिन तो सबने वो खा लिया जो कश्यप ने दिया। बाकी मज़ीद 2-3 दिन के लिए उनकी हिम्मत जवाब दे गई, और फिर जब तक अम्मी वापिस ना आईं, बाहर से कुछ न कुछ मंगवा कर गुजारा किया गया। अम्मी की मुल्तान से वापसी हुई तो घर का बिगड़ा हुलिया देखकर दोनों हाथों से सर थाम लिया। ये घर है या चिड़ियाघर या फिर सर्कस? अम्मी, मामू ने मेरे लिए सोहन हलवा भिजवाया है। अम्मी जो फटी फटी आंखों से घर का हशर नशर देख रही थीं, और वो उनके सामान के बैग में घुसी सोहन हलवा तलाश कर रही थी। अरे वाह, इस बार तो बादाम और अखरोट का हलवा भी आया है। और फिर इस बदसलीकी से डब्बा खोला, वहीं खड़े खड़े खाना शुरू कर दिया था। सच्ची अम्मी, इस बार बहुत दिल चाह रहा था बादाम और अखरोट का हलवा खाने को। वो तो हलवों पर ऐसे टूट पड़ी थी कि जैसे हलवे उसी के लिए आए थे, और आज की निशस्त में वो इन्हें ख़त्म करके दम लेगी। नानो कैसी हैं अम्मी? जब जी भरकर तीनों हलवे पेट में उतार लिए तो आखिर उसे नानी का ख्याल आ ही गया था। अम्मी की तरफ देखा जो गसीली नज़रों से उसे घूर रही थी। कश्यप, क्या करूं मैं तुम्हारा? फिर सफ़र की थकान उतारे बिना ही वो घर का फैलावा समेटने लगी। किचन से लेकर हर कमरा, यहाँ तक के वाशरूम भी चीख चीख कर अम्मी को कश्यप की शिकायत लगा रहे थे कि देखें इसने हमारी क्या दुर्गत बनाई है। गर्द और धूल में कमरों और साजो सामान को देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे ये इंसान का घर ना हो बल्कि रेगिस्तान हो, जहाँ ऊँटों ने जुनूनी अंदाज में दौड़ें लगाकर ऐसी तबाही बर्पा की है कि सारा घर मट्टी मट्टी हो गया था। सोफ़ों के कुशन उल्टे पलटे एक दूसरे से गोया डेंगा मश्ती कर रहे थे। बेड्स की चादरों को दुरुस्त करने की जहमत तक ना की गई थी। वॉशरूम की सूरत ऐसी थी कि जैसे बस इस्तेमाल ही किया जाता रहा हो, तो एक बार भी साफ करने की ज़रूरत महसूस ना की गई थी। किचन का भी बुरा हाल था। चूल्हा और स्लीप तो गोया कुकिंग ऑयल में नहा रहे थे। नमक और चीनी के डब्बों के ढक्कन इस तरह बंद करने की मेहरबानी की गई थी कि अम्मी के पकड़ते ही सारा का सारा नमक फर्श पर यूं बिखर गया कि अम्मी के दोनों पैर जूतियों समेत सफ़ेद हो गए। चाय के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉसपैन कम हबशी गुलाम ज़्यादा लग रहा था। इस कदर स्याह के सॉसपैन का असल रंग ही छुप गया था। पहचानना मुश्किल हो रहा था कि असल रंग स्याह है या सिल्वर। मुतअद्दद बार धोए बिना ही चाय बनाने की वजह से उसकी ये हालत हुई थी। अब कौन बार बार धोता, रगड़ रगड़ कर इसको साफ करता। कश्यप ज़रा से पानी से खंगालती और चाय बना लेती, और तवा भी अपने साथ कश्यप की दर्दनाक जुल्म की दास्तान सुना रहा था। इस पर चिपके आटे के ज़र्रात बता रहे थे कि इसको भी सफाई सुथराई से महरूम रखने की भरपूर कोशिश की गई थी, जो कामयाब ठहरी थी। रोटियों का हाथ पाट, जिसमें रोटियों के टुकड़े जिन पर फफूंदी लगी थी, सबज से स्याह रंग में तब्दील हो गए थे। घर के जिस कोने जिस गोशे में भी अम्मी देख रही थी, खौफनाक सूरत हाल का सामना हो रहा था। कश्यप, ये तुमने मेरे पीछे क्या हाल बना दिया है घर का। थकी थकाई अम्मी घर की सफाई सुथराई भी कर रही थी और साथ साथ कश्यप को सरजंश भी करती जा रही थी। अब काम वाली मासी नहीं आई तो मैं क्या करती। काम वाली मासी बीमार पड़ गई थी तो 4-5 रोज़ के लिए छुट्टियों पर चली गई, वरना घर की सफाई सुथराई के साथ वो बर्तन भी धोया करती थी और कपड़े धोने का काम भी उसके ज़िम्मे था। तो मासी तो नहीं आई तो तुम पर हराम हो गया था तिनका तोड़ना भी कश्यप।
अम्मी को इस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। एक तो सफ़र की थकान और दूसरा सारे घर को फिर से तरतीब देते हुए उनकी कमर दोहरी हो गई थी। मेरे टेस्ट थे अम्मी। हमेशा की तरह निकम्मी और कामचोर कश्यप ने अपने आप को टफ पढ़ाई की आड़ में छुपाने की कोशिश की थी। इसकी तो थोड़े बहुत काम के लिए हाथ पैर हिलाते जान जाती थी। ये तो फिर अम्मी उसके हवाले पूरा घर करके गई थी। और इसके पीछे उनकी ये सोच थी कि शायद सर पर पड़े तो कश्यप भी कुछ हाथ पैर हिलाने पर मजबूर हो जाए। मगर ना जी, वो कश्यप ही क्या जो काम कर लेती। कश्यप बच्चियां पढ़ती भी हैं और साथ घर के काम भी करती हैं, सीखती हैं। और फिर अम्मी ने ख़ानदान की बहुत सी ऐसी बच्चियों के नाम गिनवाए जो टफ पढ़ाई के साथ गरदारी भी देख रही थीं, और वो सब कश्यप की कज़न्स थीं। जिनमें सबसे नुमायाँ फारूक मामू की बेटी मोना, जिनके यहाँ से अम्मी मुल्तान से होकर आई थीं। वो डॉक्टर बन रही थी और MBBS के फाइनल ईयर में थी। कौन सा ऐसा काम है जो इस बच्ची को ना आता हो। अम्मी ने मोना की मिसाल देकर शायद कश्यप को शर्म दिलाना चाही थी कि इस मिसाल से नसीहत पकड़कर कश्यप भी पढ़ाई के साथ गद्दारी सीख ले। अम्मी को तो वापिस आकर घर की हालत देखकर दिली सदमा हुआ था। पढ़ती ना, चाहे मैं फेल हो जाती। कश्यप ने तो जैसे कसम खा रखी थी। वो बात नहीं समझती जो अम्मी समझाना चाह रही होती थी कि लड़कियां पढ़ाई के साथ काम भी करती हैं। तुम्हारी उम्र में सारा घर संभाल लेती थी मैं। जब कज़न्स की सलाहियतों व तारीफ़ों से भी कश्यप मुतासिर ना हुई तो अम्मी ने अपनी मिसाल देकर उसे होश दिलाने की कोशिश की। वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी। उन्होंने कम उम्री में ही घर के कामकाज संभाल लिए थे, तालीम भी मुकम्मल की और साथ घरदारी भी सीखी। उन्होंने MA इंग्लिश में किया था। कुछ अरसा तक मुलाजमत की, फिर शादी के बाद मसरूफियत के बायस मुलाजमत तर्क कर दी, मगर घरेलू जिम्मेदारियों पर कभी कंप्रोमाइज़ ना किया। अब भी शाम के वक़्त उनके अक्सर स्टूडेंट उनसे इंग्लिश पढ़ने आते थे और कश्यप भी अक्सर पढ़ाती में उनसे मदद लेती थी। बस आपको दुनिया जहान के कीड़े अपनी ही बेटी में नज़र आते हैं अम्मी। कश्यप डांट डपट पर मुंह बिसोर कर कहती। बच्चियां आहिस्ता आहिस्ता सीख लेती हैं जब उनके सर पर पड़ती है। कश्यप अपने अब्बू के पीछे छुपकर उन्हें डाल बना लेती और वो भी लाडली बेटी का खूब दिफा किया करते थे। ये अपनी जगह दुरुस्त थे। उनकी नज़र में ऐसी बहुत सी मिसालें थीं कि जो लड़कियां पहले घर के कामों को हाथ भी ना लगाती थीं, धीरे धीरे सब कुछ करने लग जाया करती थीं। मगर मैंने नहीं देखा कि आपकी लाडली के सर पर पड़ी और इसने कुछ करके दिखाया हो। अम्मी को वो दिन नहीं भूल रहे थे जब वो मुल्तान गई थी और कश्यप ने घर का हुलिया बिगाड़ दिया था। दिली तौर पर वो कश्यप से बहुत मायूस हुई थी, मगर माँ होने के नाते फिर भी उसे समझाने बुझाने पर मजबूर हो जाती थीं। मगर इस बार जो उन्होंने समझाने के लिए अपनी भतीजी मुन्ना की मदद ली थी, जो तालीमी सिलसिले में लाहौर आ रही थी और अपनी फुप्पो के यहाँ क़याम करना था। पढ़ाई ये तो नहीं कहती कि आप घर के कामकाज खुद पर हराम कर लें। नरम खूह और खुशमिजाज मोना ने जब से कश्यप की काम चोरियों के किस्से सुने थे, उसे कुछ न कुछ समझाने की सही करती थी। मुन्ना आपी, मुझसे सब एक साथ मैनेज नहीं होता। कश्यप अपनी मजबूरी बयान करती कि पढ़ाई के साथ वो सब काम नहीं कर सकती। उसे लगता था कि घर के काम में चाहे छोटा मोटा सा ही हो, उसका टाइम ज़ाया होता है। फिर उसकी पढ़ाई बहुत टफ थी। कॉलेज में रोज़ के रोज़ टेस्ट, एकेडमी में भी टेस्ट, उन सब में तवाज़ुन रखना कश्यप के बस की बात तो ना थी। कश्यप, मैं भी तो इसी टफ रूटीन से गुजर कर MBBS के फाइनल ईयर में पहुंची हूँ। मुन्ना कश्यप की सोच से भी ज़्यादा सुघड़ और सलीकामंद थी। वो एक हफ्ते के लिए लाहौर आई थी और इस एक हफ्ते में ये नहीं था कि वो फुफ्फो के घर आराम और इंजॉय करती रही हो। लाएं फुफ्फो, सब्जी मैं बना देती हूँ। और फिर बातें करते करते कभी भिंडी, कभी तोरियाँ और कभी करेले जैसी ज़्यादा वक्त लेने वाली सब्जियाँ सुबह इफ्तारी से तैयार करके अपनी फुफ्फो के हवाले कर देती। फुफ्फो, आज चिकन कढ़ाई मैं बनाऊंगी। और फिर मुन्ना जितने दिन उनके यहाँ रही, फुफ्फो से ढेरों दुआएं लेती रही। मुन्ना आपी, आप सब कुछ एक साथ कैसे कर लेती हैं? कश्यप मुतासर होने से ज़्यादा हैरान होती थी। पहले मैं भी तुम्हारी तरह थी कश्यप, मगर फिर जिंदगी के एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया कश्यप। मुन्ना बहनों में सबसे बड़ी थी। डॉक्टर बनना उसका शौक नहीं, जुनून था, और इसी जुनून में दिन रात पागल हुई, किताबों में घुसी, गर्दो पेश से बेगाना थी कि उसकी अम्मी अचानक बीमार पड़ गईं। मुन्ना यही समझी थी कि मामूली सी बीमार हैं, थोड़े दिन में फिर से अम्मी तवाना होकर अपनी रूटीन के कामों की तरफ आ जाएंगी, जो इनकी अचानक बीमारी की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वो हफ्ता दो हफ्ता के लिए बीमार हुई और फिर यूं ही एक रात सोते में इन सब को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गईं।
उस एकदम आफत ने पूरे घर को तो हिलाया ही था। सबसे ज्यादा मुतासिर मोना हुई, क्योंकि वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी। एकदम तो समझ में ना आया कि ये सब कुछ अचानक से क्या हो गया है। दिमाग इस आफत और इससे परेशान पैदा होने वाली तब्दीलियों और मुश्किलात को कबूल करने को इनकारी बना। लेकिन जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजर सकती थी ना, जिम्मेदारियों से फरार हासिल करके, या फिर एक कोने में बैठकर छुप छुप कर रोने धोने से। जब जिम्मेदारियां सर पर पड़ी तो मुन्ना को भी होश में आना था। घर का हर फर्द, उसके छोटे बहन भाई और वालिद साहब इस हादसे से सदमे का शिकार होकर डिप्रेशन में चले गए। मुन्ना को अपना आप भूलकर इन सब पर तवज्जो देना पड़ी। इस अचानक सूरत हाल ने मेरे MBBS का एक साल भी ज़ाया कर दिया। मुन्ना की अम्मी जब दुनिया से गईं तो इस वक्त वो MBBS के दूसरे साल में थी। अभी तक उसने पढ़ाई ही पढ़ाई की थी। जिम्मेदारियां अदा करने का ना ज़हन था और ना ही सही तौर उन्हें अदा करने का सलीका आता था। जिंदगी अभी तक बेफिक्री में गुजारी थी। कभी कभार जब किसी नई सूरत हाल से अचानक वास्ता पड़ता है तो हम जैसी आराम पसंद, लापरवाह और जिम्मेदारियों से आज़ाद लड़कियों को किसी न किसी सूरत में कोई टैक्स अपनी बेफिक्रियों का अदा करना पड़ता है। कश्यप, तो आपने क्या टैक्स अदा किया मुनापी? मेरा ना सिर्फ MBBS का दूसरा साल ज़ाया हुआ, बल्कि पूरे साल की फीस भी। ये सब हालात ज़िंदगी को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर गए। फिर मुन्ना ने खुद को मजबूत किया। अपना आराम, बेफिक्रियाँ और लापरवाहियाँ सब तर्क की और इन हालात का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर तवाज़ुन पैदा किया। और जब एक साल के बाद वो इन तमाम दरपेश मसाइब पे गालिब आ गई तो फिर से तालीम का आगाज़ वहीं से किया जहाँ से छूटा था। जिम्मेदारियाँ ये तो नहीं कहती कि अपने मकासद को छोड़कर एक तरफ झुक जाओ। वो तो बल्कि इंसान को मजबूत बनाती हैं और इंसान के अंदर तवाज़ुन पैदा करती हैं। मुन्ना आपी की मुतवाज़न ज़ात वाक़या बहुत बेहतरीन मिसाल थी। कश्यप जैसी कामचोर, लापरवाह और हर जिम्मेदारी से आज़ाद लड़की के लिए अगर वो इस मिसाल से सच में कुछ सीखना चाहती तो। मगर वो तो अभी भी उल्टी ही खोपड़ी। वैसे अम्मी, आपको मुन्ना आपी के सामने अपनी बेटी की बुराइयां करते कोई ख्याल नहीं आया? और कश्यप का ये शिकवा सुनकर अम्मी ने सर पीट लिया था। उनकी सोच भी क्या थी, नतीजा खाक निकला था। वो समझी थी कि शायद अपनी एज फॉलो की मिसाल ही कश्यप कुछ सुधर जाएगी और इसमें अकल आ जाएगी। मगर ना जी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं तुमसे मायूस हूँ कश्यप। इस दौरान बहुत से ऐसे मामलात पेश आते रहे जो कश्यप की काम चोरी, आराम पसंदी पर ज़रब लगाने की कोशिश करते रहे। नानी का इंतकाल हुआ तो अम्मी को हफ्ता भर के लिए मुल्तान जाना पड़ा। अब्बू बीमार हुए तो उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा। बाई का रोड एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो भी कुछ दिन अस्पताल रहे। और अम्मी इन सब उलझनों में गरी घर पे तवज्जो ना दे सकी तो घर की इकलौती बेटी कश्यप ने घर का वही हशर नशर किया जो वो हमेशा करती आई थी। बल्कि ज्यों ज्यों वो बड़ी हो रही थी उसके तौर तरीके मज़ीद ही बिगड़ते जा रहे थे। FSC के फाइनल एग्ज़ाम सर पर थे। अब तो ऐसे जुनूनी अंदाज में पढ़ाई हो रही थी कि नाश्ता हो रहा था तो भी किताब हाथ में। दोपहर के खाने के दौरान भी किताब सामने खुली होती और रात तो पूरी किताबों को चाटते गुजरा करती थी। अब तो उसकी बेतरतीबियों का ये आलम हो गया था कि अम्मी भी बोल बोल के थक जाती थीं। जिस लड़की के कानों में आम दिनों पे जूं नहीं रेंगती थी, अब क्या रेंगनी थी। अम्मी की किसी बात को पहले कब उसने संजीदगी से लिया था जो अब लेती। कुछ खाया पिया हाथ कपड़ों से रगड़ कर साफ कर लिए जाते। इसका दुपट्टा इन दिनों में तौलिए का काम दे रहा था। चिप्स, बिस्किट, जूस के खाली डब्बे बेड के नीचे घुसेड़ दिए जाते। कश्यप, डस्टबिन घर में मौजूद है, फिर भी तौबा है ये लड़की। कश्यप ने अम्मी की बस कर दी थी। वाशरूम से वाइपर फेर कर निकलना भी इतना मुश्किल काम है कश्यप। वाशरूम से निकली तो वहाँ जल थल देखकर अम्मी सटपटा जाती। और इस तरह की और लातादार लापरवाहियाँ जब कश्यप की आदतें सानिया बनती चली जा रही थीं। कभी खाली कमरे में पंखा चलता छोड़ आना, कभी लाइट ऑफ करना ही याद ना रहता। अंदाज़ा है तुम्हें इस बार बिजली का बिल कितना ज़्यादा आया है? कभी मोबाइल का चार्जर स्विच बोर्ड में लगाकर छोड़ आना जो ऑन भी होता था। चार्जर जल सकता है, ख़राब हो सकता है, एहसास है तुम्हें किसी चीज़ का भी? इस तरह बेड पे खुला पेन रख देना जिसकी रोशनाई का डब्बा लगा देकर अम्मी का मूड शदीद ख़राब हो जाता था। नई बेडशीट का तुमने सत्यानाश कर दिया है। कभी जैम की बोतल को इस बेहतियाती से और लापरवाही से इस्तेमाल करना कि बोतल पे जगह जगह जैम लगा होता और मीठे की दीवानी चींटियाँ इस बोतल के घर दीवाना वार रक्स करती। अम्मी को नज़र आती तो वो खोल कर रह जाया करती। पता नहीं ये लड़की अगले घर जाकर क्या करेगी। ये सब कुछ अपनी जगह।
बेड पर बैठे बैठे अम्मी को ऑर्डर भी दिए जाते। नाश्ते के कुछ देर बाद ही मज़ीद कुछ और खाने की तलब होने लगती। कभी कॉफ़ी तो कभी चाय का दिल चाहने लगता, कभी फलों की चाट बनाने का ऑर्डर दे दिया जाता, कभी मिल्क शेक की तरफ तड़पाने लगती और खा पीकर बर्तन वही टेबल पर ही रख दिए जाते। 2 मिनट लगाकर अपना इस्तेमाल शुदा बर्तन धोना भी दुश्वार है कश्यप। उसके पेपर्स क्या शुरू हुए थे, अम्मी की तो जैसे शामत आ गई थी। पानी तक के लिए कमरे में बैठी अम्मी को आवाज़ दी जाती, अम्मी एक गिलास पानी ला दें। पानी का गिलास उठकर खुद से लेना कश्यप के लिए मुहाल था। इसके मुताबिक 1 मिनट भी उठकर जाने जाने से उसकी पढ़ाई का वक़्त ज़ाया होता था। जबकि जब पढ़ पढ़ कर थक जाती तो एक आधा टीवी ड्रामा भी देख लिया जाता और कभी फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पे भी गपशप लगाया करती। इस दौरान अम्मी का गुजर कमरे के बाहर से होता तो नज़रें साफ शिकवा करती हुई लग रही होती। अब तुम्हारा वक़्त ज़ाया नहीं हो रहा कश्यप। मेवा जात के छिलके तो हमेशा कॉर्नर टेबल पर रखे दिए जाते, यही फलों के छिलकों के साथ होता। केला खाकर छिलका कश्यप ने लापरवाही से फेंका तो छोटे भैया फिसल कर गिर पड़े। वो बना कर रह गए। गुड़िया, ये क्या तरीका है केला खाने का? कश्यप की इन्हीं हरकतों से मासी भी तंग थी। चिप्स, चॉकलेट, जूस के रैपर बेड के नीचे ही घुसेड़ कर बड़ी मुश्किल से निकालती तो उसकी कमर ही टेढ़ी हो जाती। बाजी, आप इतनी सुघड़ और सिलिकामंद हैं, पता नहीं ये छोटी बीबी किस पे चली गई हैं। ये मासी का रोना था, जिस पे कश्यप शर्मिंदा होने के बजाय सीख पा हो जाती। अम्मी, इस मासी को काम से ही हटा दें। क्यों, क्या किया है इसने? बहुत बदतमीज़ है, ढंग से काम नहीं आता, ऊपर से और ज़बान भी चलाती है। दुनिया जहान की निकम्मी है ये। कश्यप को मासी से ही शिकायत हुआ करती थीं। दिन रात अंधाधुंध पढ़ाई के बावजूद कश्यप एफएससी और एमकेट में अच्छे नंबर ना ले सकी। एमबीबीएस डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा ही रह गया तो कश्यप ने अपनी लाइन ही तब्दील कर ली। बीएससी साइकोलॉजी करने के बाद एमएससी साइकोलॉजी में करने का फैसला उसे यूनिवर्सिटी में ले आया। पढ़ाई का बोझ पहले से थोड़ा हल्का हो गया था, मगर कश्यप की बिगड़ी आदतें ना बदलीं, बल्कि पहले से ज़्यादा कामचोर हो गई थी। उसकी वजह यह थी कि यूनिवर्सिटी में उसकी दोस्ती ऐसी लड़कियों के ग्रुप से हो गई थी जिनमें अक्सरियत ऐसी लड़कियों की थी जिन्होंने पढ़ाई में तो कोई रिकॉर्ड ना तोड़ा था, मगर काम चोरी में बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिया था। किसी को अपने खूबसूरत हाथों और लंबे नाखूनों की हिफाजत का ख्याल घर के कामों से रोक देता था। किसी को मुलाजमीन ही इतने मुयस्सर थे कि उठकर पानी का गिलास पीने की जहमत ना की जाती थी। अक्सर को तो कामकाज पसंद ही ना थे, क्योंकि न नए फैशन की तरफ ध्यान रहता और कामकाज के लिए फुर्सत ही ना थी। पता नहीं ये लड़की ससुराल में जाकर क्या करेगी। अम्मी का इरादा यही था कि मास्टर्स मुकम्मल होने के बाद उसकी शादी कर दी जाए और इसी इरादे को लेकर वो पहले से ज़्यादा फिक्रमंद रहने लगी थीं। कश्यप को अभी भी घर का काम ढंग से करना ना आता था। अभी भी अम्मी को कुछ रोज़ के लिए किसी के यहाँ चली जाती तो कश्यप का घर का हाल बिगाड़ लेती। ठीक हो जाओ, ये सब हरकतें ससुराल वाले बर्दाश्त नहीं करते। अम्मी उसे वो सब नज़ाकतें समझाने की कोशिश करती जो हर लड़की को समझने की ज़रूरत होती है, जिसने ब्याह कर अगले घर जाना होता है। कश्यप ससुराल में सास नन्हे ये फौड़पन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। वो खुद जिस तजर्बे से गुजरी थी उसकी रोशनी में उसे भी तल्ख हकीकतें बताया करती थी। समझ जाओ, सुधर जाओ। अम्मी, आप ऐसा ससुराल ढूंढना जहाँ सास नंदू का झंझट ही ना हो। आगे से उल्टी खोपड़ी कश्यप ऐसा जवाब देती कि अम्मी मज़ीद परेशान हो जाती। घर में बहुत सी तब्दीलियां आ गई थी। मुन्ना आपी बड़े भैया की और तानिया छोटे भैया की दुल्हन बनकर आ गई थी। दोनों बहुओं ने अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से संभाल ली थीं। मुन्ना तो जॉब कर रही थी, मगर साथ ही साथ घरेलू अमूर भी सरंजाम दे रही थी। घर के अब किसी फर्द को इससे कोई शिकायत ना थी। हाँ, अलबत्ता गुस्से की तेज़ और किसी हद तक तेज़ तरार तानिया ने इसे अपने तौर तरीके बदलने शुरू कर दिए थे और इसकी वजह कामचोर और आराम पसंद नंद की आराम पसंदियाँ थीं। तानिया भी बहुत से कामों में कश्यप से जिद लगाने लगी थी और इन जिदों की वजह से घर में मामूली नौयत के लड़ाई झगड़े होने लगते थे। कश्यप और तानिया की झड़पों पे अम्मी सड़क पकड़ कर बैठ जाती, जबकि मुन्ना सालस का किरदार अदा करती। तुम क्यों उलझती हो तानिया के साथ? सुलाजू और मुतवाज़न सी शख्सियत की मालिक मुन्ना तानिया को कुछ भी कहने के बजाय कश्यप को समझाती, क्योंकि वो जानती थी कि तानिया जो भी कुछ करती है वो कश्यप की जिद में आकर करती है और इसे मौका कश्यप ने फराहम किया है। मुन्ना आपी वो भी तो मेरे साथ ज्यादती करती है। रिश्ता बदल गया था, मगर कश्यप अब भी मुन्ना को आपी ही कहना पसंद करती थी, क्योंकि उसे मुन्ना आपी के साथ पहले वाला रिश्ता ही प्यारा और अच्छा लगता था। कश्यप को लगता था कि जैसे मुन्ना आपी उसकी सगी बहन हो। सिर्फ मुन्ना की बात ही कश्यप कुछ सुन समझ लिया करती थी।
माना कि तानिया ज़बान और दराज है, मगर तुम अपनी हरकत पर ठंडे दिमाग से गौर करो। तानिया और कश्यप के दरमियान इस रोज़ अच्छी खासी जंग हुई थी। दोनों तरफ से बारूद तोपों का भरपूर इस्तेमाल किया गया था और इस जंग को लेकर अम्मी का बीपी अच्छा खासा हाई हो गया था। मुन्ना आपी ने इन बाकायदा बीपी की गोली शुरू करवा दी थी। इस मार्के की वजह यह थी कि तानिया का नया नकोर चार्जर कश्यप ने ख़राब कर डाला था, जो कि अच्छा खासा महंगा था। अम्मी हमेशा कश्यप को टोका करती थी कि चार्जिंग के बाद स्विच बोर्ड से चार्जर निकाल दिया करो, मगर कश्यप ने कभी ध्यान ना दिया था। तानिया का चार्जर सारी रात स्विच बोर्ड में लगा रहा था, जिसके बायस वो जल गया। और इस मार्के के बाद तानिया भी बेखौफ हो गई थी। अब वो सास से भी बहस मुआवजा करने लगी थी। अम्मी माजरत के साथ, आपकी निकम्मी बेटी तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सारा जोर आपका बहू पर ही चलता है। कश्यप अब भी एक तिनका ने तक नहीं तोड़ती थी। भाभियों के आ जाने के बाद भी उसके वही तौर तरीके थे। मुन्ना ने तो कभी उसके साथ भाभियों वाली जिद नहीं लगाई थी, मगर तानिया भरपूर मुकाबला करती थी। तानिया ने कश्यप की अम्मी को भी आड़े हाथों लिया था। इसके ख्याल में ये सारी माँ की डील ही थी कि कश्यप इस कदर डीठ और कामचोर थी। मगर अम्मी ने तानिया की बदतमीजियों को हरगिज नज़रअंदाज नहीं किया था। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि यही सूरत हाल रही तो घर का माहौल ख़राब होता जाएगा और ये मामूली बहस रवायती सास बहू के झगड़ों की शक्ल अख्तियार कर लेगी। अम्मी ने कश्यप को इस घर से रुखसत करने का फैसला कर लिया था। माज मुन्ना का कज़न था, जिसने कश्यप को देखा और पहली नज़र में ही वो माज को भा गई, सो अपनी ख्वाहिश का इजहार मुन्ना के सामने कर दिया था। अभी और ना जाने कितनी देर तक कश्यप अपनी लापरवाहियों और कोताहियों पर गौर करती, सोचों में गरी रहती कि फ़ोन की बेल ने अपनी ज़्यादा मुतवज्जो कर लिया। कश्यप, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सुबह सवेरे मुन्ना आपी की कॉल थी, जिनको माज ने ऑफिस जाकर वो सारी बातें बता दी थी, जिनकी वजह से वो कश्यप से नाराज़ था। अब तक तो वो फराख दिली से इसकी कोताहियां दरगजर करता आया था, मगर अब शायद उसकी बस हो गई थी, तो शिकायतों का दफ्तर अपनी कज़न मुन्ना आपी के सामने खोल दिया, जिनका अदब व एहतराम वो बड़ी बहनों की तरह करता था। वो अपनी हर परेशानी या मसला मुन्ना से बेतकल्फ़ी से डिस्कस कर लिया करता था। वो मुन्ना आपी दरअसल यूं वो रहे। कश्यप जान चुकी थी कि माज ने मुन्ना को सब कुछ बता दिया था कि शादी के बाद भी कश्यप के तौर तरीके नहीं बदले थे। कश्यप, मेरा ख्याल था कि शादी के बाद तुम समझदार हो जाओगी और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगोगी, मगर ये क्या कि तुम अभी तक नहीं बदली। मुन्ना की आवाज़ से तासुब नुमाया था, जो महसूस करके कश्यप अंदर ही अंदर शर्मिंदगी और निदामत के गहरे एहसास से गुजर रही थी। कश्यप अभी भी वैसी ही निकम्मी और लापरवाह थी। अब भी उसका हर काम सलीकामंदी से खाली था। बस फ़र्क ये था कि पहले उसकी इन हरकतों के मेके वाले बर्दाश्त कर लेते थे, खासकर अम्मी, मगर ससुराल वाले बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में ना थे। कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं मिलती थी। कभी एक चीज़ गुम तो कभी दूसरी चीज़ खो गई। कमरे की सफाई सुथराई को कई कई दिन गुजर जाते थे, जबकि माज इंतहाई नफीस तबीयत का मालिक था। कश्यप ने साइकोलॉजी में मास्टर किया था और कॉलेज में लेक्चरार लग गई थी, और अब जॉब और घर को एक साथ लाने में वो तवाज़ुन कायम रखने में नाकाम रही थी। और इस सब की वजह से उसका भोड़पन ज़ाहिर है। जब उसने कभी माँ से कुछ सीखा ही ना था, तो सलीका कहाँ से आता। माँ समेत उसके घर वालों ने कभी कश्यप की जॉब पर एतराज़ ना किया था, मगर अब घर कश्यप की लापरवाहियों की नज़र होने लगा था और ससुराल वालों को उससे शिकायत रहने लगी थी। माज बता रहा था कि 2 रोज़ पहले की दावत में तुमने इतना बदमज़ा खाना बनाया कि तारीफ के बजाय उसके दोस्तों ने बहुत मजाक बनाया उसका। 2 रोज़ पहले माज ने ऑफिस कोलीग को घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया था। शादी के बाद वो सब पहली बार घर आए थे। माज का इसरार था कि खाना घर में ही खिलाया जाए, उसके दोस्तों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि खातून खाना को कुकिंग कितनी एक्सपर्ट है। वो तो माज समेत मेहमानों पे कली उस वक़्त खुली जब किसी ने बिरयानी बेजायका होने की वजह से छोड़ दी, तो किसी ने मीठा एक बार लेने के बाद दोबारा हाथ न लगाया कि वो इतना शुगर फ्री था कि जैसे दावत में शुगर के मरीज़ इनवाइट हों, जिन्हें डॉक्टर ने हल्का मीठा खाने को कहा था। चिकन कौरमे का भी बुरा हाल था, बोटियां बिखर गई थीं और मटन कौरमा में गोश्त भी ठीक तरह से भुना नहीं था। के ही खाने के बायस मेहमानों ने पूरी प्लेट सालन की छोड़ दी और रह गया रायता, उसमें नमक और ज़ीरा डालकर मेहमानों के सामने रख दिया था। और सलाद में टमाटर और खीरे के अलावा कश्यप की समझ में ही नहीं आया था कि और क्या डाले। और इसी बात को लेकर माज इससे 2 दिन से खफा था कि दोस्तों और घरवालों के सामने उसकी कितनी बेइज्जती हुई थी। पता नहीं माँ ने कैसी तरबियत की है, खाना पकाना भी ढंग से नहीं सिखाया। ये कश्यप की कुकिंग पे सास का कटीला सा तबसरा था, जिन्होंने बहू के हाथ का मटन कौरमा सिर्फ चखा था
और फिर नाक पे दुपट्टा रखते हुए प्लेट परे कर दी थी। सालन में हीक जो आ रही थी। लगता है अम्मा ने गोश्त भूनना सिखाया ही नहीं। ये बात दावत के बाद उसे इतनी मर्तबा सुन चुकी थी कि शर्मिंदगी के मारे कुछ बोलने के काबिल ही ना थी। अब क्या कहती कि अम्मी ने तो बहुत समझाया, बहुत सिखाने की कोशिश की थी। वो तो बस खुद ही सीखने की तरफ नहीं आती थी और अब खुद भी ससुराल वालों से बातें सुन रही थी और अपनी माँ की तरबियत पे भी हरफ आ रहा था। पता है अब उसने क्या कहकर अपने दोस्तों के सामने तुम्हारी इज्जत रखी है? ये सवाल मुन्ना आपी का था। क्या? ये कि मेरी मिसेज की तबीयत इस रोज नासाज थी, खारा सारा मुलाजमा ने बनाया था। मुन्ना की इस बात पर कशफ सरतापा शर्मिंदगी में डूब गई थी कि अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं था। अगले चंद रोज भी माज की नाराजगी की जद में गुजरे तो कशफ से बर्दाश्त करना दुश्वार हो गया। मुन्ना आपी माज अभी तक मुझसे खफा हैं। मुन्ना को उसकी आवाज़ सुनकर साफ महसूस हुआ था कि वो रो रही थी। माज घर के मामलात में बहुत हसास तबीयत का मालिक था। वो ना तो खुद गैर जिम्मेदार था और ना ही उसे गैर जिम्मेदार बीवी बर्दाश्त थी। उसकी आइडियल तो ऐसी लड़की थी जो सलीका मंद सुगढ़ हो, जबकि कश्यप तो उसके आइडियल के बिल्कुल मुतजाद थी। वो शादी के बाद भी गैर जिम्मेदार ही रही थी। वो आदतें जिन पर माँ ने दिन रात टोका था। उसके कपड़ों की अलमारी में अब भी कपड़े गोलों की शक्ल में घुसे हुए होते थे कि माज अगर किसी ज़रूरत के लिए इसकी अलमारी खोल लेता तो एक साथ कई गोले उसके सर पे आ गिरते। वो अभी भी जैम इस्तेमाल करने के बाद बोतल का ढक्कन बंद करना भूल जाती थी। गंदे बर्तन भी वक्त पे धोने की आदी नहीं थी। नाश्ते के बर्तन दोपहर तक पड़े रहते। सास सारा दिन बुड़बुड़ाती रहती। माज ने उसके लिए मासी भी रखवाई थी ताकि काम आसानी और सहूलत से हो जाए। मगर मासियाँ भी तो कहाँ ठीक से काम करती हैं जब तक उनके सर पर खड़ा ना हुआ जाए। अभी भी वो मसाला जात और ऑयल के डब्बे खुले छोड़ देती थी जो अक्सर गिरकर ज़ाया हो जाते थे। सुबह के लिए कपड़े रात को इस्त्री करने होते थे मगर वो भूल जाती थी तो सुबह माज को ऑफिस से और कश्यप को कॉलेज से छुट्टी करनी पड़ जाती थी। कश्यप नाराज़ी में माज का हक है। मुन्ना आपी का अंदाज पहली बार कश्यप को कुछ सख्त सा लगा था। कश्यप मर्द कहाँ ये हरकतें बर्दाश्त करते हैं जो तुमने माज जैसे नफीस इंसान को पूरे 6 हफ्ते से बर्दाश्त करवाया है। मुन्ना को लगा था कि अब तक वो कश्यप की नरमी से समझाती रही थी मगर अब ज़रूरत इस बात की थी कि कुछ सख्ती हो जाए। तुम्हें अंदाज़ा है कि इस बार माज क्या करने लगा था? क्या मुनाफी? वो अपनी शिकायत का दफ्तर लेकर फुप्पो के पास आने लगा था। वाकया? कश्यप की आवाज़ में खौफ उमड़ आया था। वो तो मैंने पना कर दिया कि फुप्पो की तबीयत ठीक नहीं रहती। कोई बात दिल में ना ले। माज बहुत बार मुन्ना से कश्यप को गैर जिम्मेदारियों का जिक्र कर चुका था। मुन्ना हमेशा ही हल्के फुल्के नासिहाना अंदाज में कश्यप को समझाया करती थी। इस बार माज को बर्दाश्त ने जवाब दिया तो मुन्ना को सख्त लहजा इस्तेमाल करना पड़ा था। और ये बिल्ली वाला किस्सा कश्यप, ये भी अपनी नौयत का अनोखा ही किस्सा था। कश्यप का बचपना अभी भी बरकरार था। ये किस्सा भी माज की ज़बानी मुन्ना आपी तक पहुंचा था। घर में उस वक्त सिर्फ कश्यप और उसकी नंद आयशा मौजूद थी जो अकेडमी से आने के बाद सो गई थी। इस दौरान कश्यप की चीखों पुकार पर वो हड़बड़ा कर उठी और इसके कमरे की तरफ भागी। दो मंजर आंखों ने देखा वो उसे हैरत ज़दा करके रह गया था। कश्यप के कमरे में बिल्ली का छोटा सा बच्चा घुस आया था जिससे डरकर कश्यप बेड पर चढ़ गई और उसे बाहर निकालने के लिए जो तरीका उसने अख्तियार किया उसमें कमरे की बहुत सी चीज़ें तोड़ डाली मगर बिल्ली का बच्चा निकालने में कामयाब ना हुई। बिल्ली का कमज़ोर सा बच्चा खौफजदा होकर बेड के नीचे जा घुसा तो कश्यप दीवानावार अंदाज में चीखने चलाने लगी। उसकी चीखों पुकार पर आयशा ने बिल्ली का बच्चा पकड़कर बाहर निकाला और माज जब ऑफिस से घर आया तो उसे अफसोसनाक अंदाज में भाभी की बचकाना हरकत बताई। शुक्र है भाई इस वक्त घर में अम्मी नहीं थी वरना। ये सुनकर माज का पारा हाई हो गया। उसने सारा किस्सा मुन्ना आपी को सुना दिया। तुमने तो ऐसे तूफान मचा दिया कश्यप के जैसे तुम्हारे कमरे में शेर घुस आया था। कश्यप ने यहाँ भी बेवकूफ़ी में अपने जहेज की कितनी चीज़ें तोड़ डाली जो उसे अम्मी ने बहुत प्यार से दी थी। इतना बचपना कश्यप, आखिर तुमने कब बड़ा होना है? मुन्ना आपी के लहजे में अफसोस भरा था। उन सब बातों पर उन्हें माज के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी ये वही जानती थी। क्या इसकी माँ को जिसने कदम कदम पे बेटी की सलाह और तरबियत करते हुए उसे सलीका मंद और सुगढ़ बनाने की कोशिश की, क्या ये ठीक है कि वो अब अपने दामाद के सामने शर्मिंदा हो कश्यप? मुन्ना ने कदरे गुस्से में कहते हुए ये सवाल कश्यप के सामने रख दिया था कि इस सवाल को लेकर कश्यप पूरी रात सोचों में डूबी और गौर व फिक्र करते ताना बाना बुनती रही थी और अपना मुहासबा करती रही। इस बगाड़ पर गौर करती रही जो उसके भोड़पन और गैर जिम्मेदाराना आदत की वजह से ससुराल में भी पैदा होने लगा था। शादी से पहले भी वो पढ़ाई की आड़ में खुद घर के कामों से बचाए रखती थी। उसके लिए ये बात ही बाइसे इत्मीनान थी कि माँ हर काम करती थी।
घर के भी और बेटी के भी। शायद यही बात उसकी आदतों को मज़ीद बिगाड़ गई थी और आगे मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया। माज उस पर जान छिड़कता था, उसके एक अब्रू के इशारे पर उसकी फरमाइश पूरी कर दिया करता था। अगर तुमने ये जॉब इन सब जिम्मेदारियों से फरार के लिए शुरू की है तो कश्यप तुम्हारी सोच बहुत गलत है। मुन्ना उसकी आदत से वाकिफ थी। वो पहले भी कामों से बचने के लिए कभी किसी सेंटर में स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स करने के लिए दाखिला ले लिया करती थी। पेपर की फरागत के बाद अम्मी से घर के कामों में हाथ बटाने के लिए कहती, मगर कश्यप को यही लगता था कि ये बेकार काम है, उसका आराम ना खराब करवाएं। कुछ खाना पकाना तो सीख लो कश्यप। अम्मी उसके मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद रहती थी और कश्यप खाना पकाना सीखने पे जोर दिया करती थी। अम्मी आप मेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढे जहाँ मेरे आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी हो और मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। कश्यप की यह हमकाना सोच अम्मी को फिक्र को मज़ीद बढ़ा देती थी। पता नहीं क्या करेगी ये निकम्मी ससुराल में। राज करूंगी अम्मी, वो लापरवाही से कहका लगाते हुए कहती। कश्यप ने वाकया जॉब इसलिए शुरू की थी कि एक तो उसे पढ़ाने का शौक़ था और ज़्यादा अहम वजह ये थी कि घर के कामों से चिढ़ थी। ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। मजबूरी में जो बहुत थोड़ा बहुत करती थी वो भी इतने फोहड़ अंदाज में कि माज अपना सर पकड़ लिया करता था। अपनी नौकरी का रौब डालकर हमारे घर को चिड़ियाघर बनाने की ज़रूरत नहीं है बीबी। ये सास का तंज था जिन्होंने बहू को गैर जिम्मेदाराना रवैया देकर बेटे के सामने बरमला इजहार किया था। माज उससे मोहब्बत ही इतनी करता था कि हमेशा उसका दिफा करता था। अम्मी इकलौती थी ना घर में, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। वो माँ का दिल बीवी की तरफ से साफ करने की कोशिश करता। अरे भाई हम भी इकलौती औलाद थे अपने माँ बाप की, मगर माँ ने ऐसे तीर की तरह सीधा करके रखा हुआ था। ये तो निराली ही इकलौती देख रही हूँ। कश्यप ने ससुराल में भी निकम्मी का एजाज़ हासिल करके सबका दिल अपनी तरफ से बुरा कर लिया था। कश्यप पहले तुमने फुप्पो को परेशान कर रखा था और अब माज को भी नाराज़ कर दिया है। कश्यप जिंदगी में पहली बार संजीदगी से गौर कर रही थी। जिंदगी किसी गैर संजीदगी का नाम नहीं जिसे हवा में उड़ा दिया जाए। हमारे तकलीफ दे रवैये और बुरी आदत और इतवार दूसरों के लिए अजियत बनने लगते हैं और हमारे वो प्यारे रिश्ते जो हमसे प्यार करते हैं उन्हें अजियत और तकलीफ में मुनासिब नहीं। ये मेका नहीं ससुराल है कश्यप, यहाँ सिर्फ एक हद तक बर्दाश्त किया जाता है। मुन्ना की कोशिश थी कि माज की नाराज़गी को लेकर कश्यप अब सुधर जाए। जॉब करो, जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन ये सोचकर ना करो कि जिम्मेदारियों से फरार हासिल किए जाए। जॉब और घर में तवाज़ुन पैदा करो। मुन्ना खुद भी डॉक्टर थी मगर एहसन तरीके से घर और जॉब देख रही थी। किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। एक शादीशुदा औरत की पहली तरजीह उसका शौहर और घर होता है, बाकी सब चीज़ें सानवी हैसियत रखती हैं। एक तवील गुफ्तगू के बाद आपी ने फ़ोन बंद कर दिया था। सुबह के लिए अपने और माज के कपड़े प्रेस करने के लिए वो नेट पे चिकन कढ़ाई की तरकीब देख रही थी। चिकन कढ़ाई बहुत मेहनत के साथ बनाई थी। माज को अपनी कुकिंग बेहतर करने का भी सबूत देना था और इससे मोहब्बत का भी। उसे घर का बाहर काम सीखना था और सलीके से सर अंजाम देना था, क्योंकि घर का हुस्न औरत की सलीकेमंदी में छुपा होता है और अपने ऊपर से कामचोर, आराम तलब, लापरवाह और गैर जिम्मेदार का लेबल हटाना था। हमारे मेके की लाज हम लड़कियों के हाथ में ही होती है कश्यप। उसको अपनी मेके की लाज रखनी थी और अपनी अम्मी की तरबियत पे कोई हरफ नहीं आने देना था, और ये बात निकम्मी को मुन्ना आपी ने बहुत अच्छी तरह समझा दी थी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।